लास्ट क्लास अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 स्टार्ट किए थे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में हम लोगों ने बेसिक बात सीखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 किन के लिए एप्लीकेबल है। फॉर ऑल द कंपनीज AS20 इज एप्लीकेबल एंड फॉर जो इसमें बेसिक EPS कैलकुलेट करना है वो सभी के लिए है। फॉर द डायल्यूटिव EPS अपने SMCs को एक्सेप्शंस दिया गया है कि नो नीड टू कैलकुलेट द डायल्यूटिव EPS by the SMCs company. Basically आपका AS20 is giving you the principle and the method for computing the earning per share. Basically the focus is on the denominator, that is weighted average number of shares. न्यूमरेटर वो सिंपल है, दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। बट जो डिनोमिनेटर है दैट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, उसी के ऊपर पूरा गाइडेंस AS20 का है। इसके लिए अपने ऑब्जेक्टिव की भी बात की, स्कोप का भी बात की। तो ऑब्जेक्टिव है कि ये आपका EPS कैलकुलेट करने से इट विल इम्प्रूव द कंपेरेबिलिटी ऑफ द डेटा एंड साथ ही साथ आपका मोर इन्फॉर्मेटिव हो ही जाता है। तो अल्टीमेटली अपने बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 EPS जो है उसमें बेसिकली अपने लास्ट क्लास जो कवर किए थे उसकी बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कर लिया था, स्कोप कर लिया था, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपको फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया गया था। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पर्सन, जहाँ पर एक को एसेट्स मिलेगा, दूसरे के लिए वही चीज़ लाइबिलिटीज होगा, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर फिनेंशियल एसेट्स मैंने पढ़ाया। फिनेंशियल एसेट्स मतलब हो सकता है कैश, हो सकता है किसी तरीके का आपका शेयर वारंट्स हो सकता है जिसमें आपको ऑप्शन है टू गेट द शेयर्स, ठीक है। फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है, फेवरेबल है तो आपका वो फिनेंशियल एसेट्स है। और फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ क्या होता है, वही इसका जस्ट रिवर्स जो है वो फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ है। फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ में अपने बात करें तो जो पर्सन यानी कि एंटिटी जिसके लिए वो अनफेवरेबल है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो अनफेवरेबल है वो उसके लिए फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ के तौर पे आएगा। यानी कि जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की बात करें तो कंपनी के लिए वो अनफेवरेबल होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होता है दैट इज द फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ फॉर द एंटरप्राइज, तो वहाँ पर वो लाइबिलिटीज़ के तौर पे रिकॉर्ड होगा। फिर हम लोगों ने सीखा था कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालना, तो वो सिंपल तरीका है। मैंने बताया कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको सिंपल है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम फैक्टर और टाइम वेटेज से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। उसमें फिर हम लोगों ने किया था फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए क्या करना है। फिर आपको दो मेथड मैंने आपको बताया, एक तो होता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड चले जाइए, और एक होता है जब जब चेंजेस होता है उस पीरियड का आप गैप कैलकुलेट करके वो टाइम फैक्टर रेशियो बनाकर आप मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आएगा। इसमें हम लोगों ने और क्या किया था, तो आपने किया था फुल्ली पेड अप के लिए, फिर आपने किया था कि यदि डिफरेंट डिनोमिनेशंस का शेयर हुआ या आपका पार्टली पेड अप हुआ तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, उसको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर लेना है। फिर अपने नेक्स्ट मूव किए थे दैट इज टुवर्ड्स द बोनस इशू एंड द राइट इशू। यदि बोनस इशू एलिमेंट हुआ तो क्या होगा, तो बोलते हैं बोनस इशू यदि होगा तो आपको एज्यूम करना होगा कि बोनस चाहे कभी भी हो, ईयर के मिड में हो, टुवर्ड्स द एंड हो, टुवर्ड्स द बिगनिंग हो, हमेशा एज्यूम करना है कि आपका बोनस शेयर्स इशू किया गया है एट द बिगनिंग ऑफ द फिनेंशियल ईयर। एंड एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू मेक द डेटा कंपेरेबल अपने क्या करेंगे, लास्ट फिनेंशियल ईयर का भी जो EPS कैलकुलेटेड है उसको भी अपने क्या करेंगे, रिवाइज बेसिक EPS कैलकुलेट करेंगे, कंसिडरिंग दैट कि आपका जो बोनस इशू हुआ है वो लास्ट ईयर में ही हो गया, और उस बेसिस पर आप कैलकुलेट करोगे। क्योंकि अल्टीमेटली यदि आप वैसा नहीं करते हो तो डेटा कंपेरेबल नहीं होगा एंड जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। फिर अपने बोनस इशू के बाद अपने सीखे थे राइट इशू। राइट इशू में मैंने बताया था कि द शेयर्स वेर ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट द कंसेशनल प्राइस, और कंसेशनल प्राइस में ऑफर करते हैं, और जब कंसेशनल प्राइस में आप ऑफर करते हो तो वहां पर कहानी आ जाता है कि वहां पर एक बोनस एलिमेंट होता है जिसको अपने एडजस्टमेंट फैक्टर बोलते हैं, और जिसके लिए मैंने पूरा आपको नोट्स वगैरह सब लिखा के कवर करा दिया था। तो एडजस्टमेंट फैक्टर बेसिकली कैसे निकलता है, तो फेयर वैल्यू बिफोर द एक्स राइट, जो आपका फेयर वैल्यू होता है एग्जिस्टिंग फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय आपका, आप क्या करते हो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालते हो, उससे डिवाइड कर देते हो तो एडजस्टमेंट फैक्टर आता है। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आता है आपका,
मतलब थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे आता है, तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आप निकाले थे, आप याद करिए आप क्या करते थे कि टोटल एग्जिस्टिंग शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय द फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई किए, प्लस आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स अंडर द राइट इशू है वो मल्टीप्लाइड बाय द आप क्या कर रहे थे कि राइट इशू प्राइस आप कर रहे थे, डिवाइडेड बाय आप क्या कर रहे थे दोनों का आप शेयर से नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है यानी कि जो बिफोर राइट इशू आउटस्टैंडिंग था वो प्लस राइट इशू में जो आपने दिया वो दोनों को ऐड करके आप डिवाइड कर रहे थे। इन दिस वे आपने बोनस एलिमेंट का इफेक्ट डाला था, सीखा था, और साथ में आपको मैं ये भी सिखाया था कि अल्टीमेटली ये बोनस एलिमेंट इसको बोलते क्यों है एडजस्टमेंट फैक्टर को, वो तो अब कॉपी नोट से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा यदि आप कॉपी नोट्स पढ़ेंगे तो आगे हम लोग आ जाते हैं क्या है, तो ये हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, ये सारा चीज़ हमने आपको बेसिक नोट्स वगैरह सब कवरेज कर लिया था। आज हम लोग करेंगे शेयर्स अपने जानते हैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 भी आपने पढ़ा है, एंड दैट इज अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज आपने किया है। तो अब हेडिंग डाल दीजिए कि ये दो तरह का अमलगमेशन होता है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, तो आप हेडिंग डाल रहे हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। अब अमलगमेशन ऑफ कंपनीज होगा तो आप इसके अंदर में दो फैक्टर निकालोगे कि अल्टीमेटली यदि अमलगमेशन ऑफ कंपनीज होता है तो दो पॉसिबिलिटीज़ है कि एक होता है अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा होता है अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। तो अपने लिखेंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर। इसी को आप बोलते हो, याद होगा, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ये है आपका पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और दूसरा था आपका नंबर 2 इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ परचेज। तो इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। तो अभी अपने इस दोनों में काउंटिंग मतलब हमें समझना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे इनका क्या इम्पैक्ट है। यदि मर्जर होता है तो अपने याद होगा एक फिल्म का क्लिप दिखाए थे उस चैप्टर को पढ़ाते समय अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, और मैंने उस फिल्म के क्लिप में बोला आप जैसे हो वैसे ही मुझे एक्सेप्टेबल हो। तो 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होने से बोलते थे अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो यदि मर्जर नेचर का है तो मर्जर कभी भी हो, टाइम फैक्टर आपको ऐसा मानना है कि टाइम फैक्टर 12/12 होगा। क्यों? पूरे ईयर्स के लिए कंसीडर करना है। यानी मैंने क्या बोला, मर्जर कभी भी हो, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में किसी भी टाइम पर हो, आपको एज्यूम करना है जैसे बोनस इशू का ट्रीटमेंट था, सेम आपको यहाँ पर हिंट में बोलूँगा बोनस इशू का ट्रीटमेंट करना है। जैसे आप बोनस इशू में क्या मान लेते थे कि द शेयर्स वर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि मर्जर वर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपको टाइम फैक्टर 12/12 लेना है। टाइम रेशियो जो लेना है आपको, टाइम वेटेड जो लेना है, टाइम वेट होगा आपका 12/12 यानी कि 1, यानी कि पूरा ईयर का आपको टाइम वेटेज देना है। इवन इफ आपका ड्यूरिंग द मिड ऑफ द ईयर में मर्जर हुआ हो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ आपका जो ये अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है टुवर्ड्स द एंड में मर्जर हुआ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मर्जर कभी भी हो, मर्जर कभी भी हो, आपको टाइम फैक्टर 12/12 लेना है, या इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि जो बोनस इशू में आपने किया है वही ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट कैसे करना है आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते समय, तो वाइल कैलकुलेटिंग लिखेंगे वाइल कैलकुलेटिंग weighted average number of shares, while calculating weighted average number of shares, it is assumed that merger of two companies done
at the beginning of financial year, at the beginning of financial year, irrespective of actual date of merger, actual date of merger, यानी अमलगमेशन ऑफ कंपनी जब होगा तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको ये मान के चलना है कि अमलगमेशन एकदम बिगिनिंग में ही हो गया और शेयर्स वेर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द फिनेंशियल ईयर। हिंट के लिए आपको मैं यहीं पर आपको हिंट के लिए क्या करना है, तो हिंट के लिए आपको दिमाग में रखना है कि आपको ऐसा दिमाग की बत्ती जलाकर, बहुत दिन हो गया फाउंडेशन में ऐसा अपने बहुत करते थे, तो दिमाग की बत्ती जलाकर और ज्ञान का प्रकाश अशुतो मा सद्गमया बोलते हैं। ये ज्ञान लेते हुए आप ये बोलेंगे लाइक बोनस शेयर्स, ट्रीटमेंट लाइक बोनस शेयर, ट्रीटमेंट लाइक इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो जैसे बोनस शेयर्स में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते थे, सेम वे से यहाँ पर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है जब आपका शेयर इशू होगा अगेंस्ट इन द केस ऑफ अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। साथ ही साथ आप जानते हैं बोनस के जब बोनस शेयर का जो ट्रीटमेंट होता है तो लास्ट ईयर का भी जाकर आप क्या करते थे, जो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड था लास्ट फिनेंशियल ईयर का भी आप जाकर अल्टीमेटली क्या करते थे, तो लास्ट फिनेंशियल ईयर का भी जाकर आप एडजस्ट करते थे। तो यहाँ पर भी आपको वही बात लिखना पड़ेगा कि इट इज ऑल्सो इट इज ऐसे लिखो EPS ऑफ अर्निंग पर शेयर ऑफ लास्ट फिनेंशियल ईयर should also be adjusted for issue of shares under the scheme of merger of two companies। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से आप समझ गए। जस्ट लाइक बोनस शेयर की तरह आपको ट्रीटमेंट करना है। अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ तो आपको यही चीज़ करना है। आगे इन द नेचर ऑफ परचेज होने से क्या करना है, सीधा जैसे आपको शेयर इशू जब करते हैं ना, हिंट यही है कि शेयर इशू जब करते हैं उस समय से आप टाइम फैक्टर कंसिडर करते हैं, आपको टाइम फैक्टर लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यदि अमलगमेशन 1 नवंबर को हुआ तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च यानी कि आपका टोटल 5 मंथ्स है, तो 5/12 टाइम वेट शुड बी कंसिडर्ड। यानी कि आपको यहाँ पर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते समय जो नॉर्मली शेयर इशू करते हैं हम लोग बाजार में कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट में, वैसे ही आपको अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज भी करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर आपको लाइक बोनस शेयर्स की तरह एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर आप लिखेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स while calculating weighted average number of shares, time factor should be considered, in the usual manner, जैसे यूजुअली हम लोग इशू करते हैं वैसे ही। इसमें लास्ट ईयर का भी जाकर EPS एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 कंपनी मर्ज हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर के जाकर आप EPS को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि आप
लास्ट ईयर का अल्टीमेटली क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना है। और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आपका एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, ठीक है, चलिए, तो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट आपका क्या होने वाला है, तो बोलते हैं यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट होगा ट्रीटमेंट लाइक इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ट्रीटमेंट लाइक इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश। तो अपने जब शेयर इशू करते हैं, ये पहला केस ही किए थे जहाँ पे शेयर अपने इशू किए थे, बदले में कैश लिए थे, तो जो ट्रीटमेंट किए थे वही। ईपीएस ऑफ लास्ट फिनेंशियल ईयर शुड नॉट बी एडजस्टेड, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नोट हो जाएगा कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर ऑफ लास्ट फिनेंशियल ईयर शुड नॉट बी एडजस्टेड for issue of shares under the scheme of amalgamation in the nature of purchase। ठीक है, ये हो गया आपका नोट्स। अच्छे से समझ में आया होगा कि अमालगमेशन ऑफ कंपनीज होगा तो क्या करना है। ऑलरेडी कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक बोनस इशू की तरह ट्रीट करना है। तो एक हम लोग केस नंबर 1 की तरह, जब शेयर इशू होता है, यदि मान लेते हैं कि आपका शेयर इशू हुआ मिड ऑफ द ईयर में, तो 6 महीने का टाइम फैक्टर होगा 6/12। ठीक है, अब आपसे ये आप कॉपी कर लीजिए। ऐसे इसके आगे हम लोग ये करेंगे कि इसके आपको कब डेट कब लेना है, ये हम लोग बेसिकली एक अपने मतलब कि बेसिकली ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग ये समझ सकें कि अल्टीमेटली हमें कब से हमें वेट काउंट करना शुरू करना है। इक्विटी शेयर्स इशूड और अलग अलग सिनारियो है। वेट टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम, आप वेट कब से कंसिडर करना शुरू करेंगे, यानी कि बिगनिंग से करेंगे या डेट ऑफ इशू या डेट ऑफ एसेट्स रिसीव, कब, आपका अलग अलग सिचुएशन है। जैसे इन एक्सचेंज ऑफ कैश, तो आपने कैश के अगेंस्ट में शेयर्स दिया है, तो जिस दिन आपका कैश ड्यू हो गया, यदि कैश लेकर आपको देना है, तो आपका वेट कब से कंसीडर करना है, जिस दिन आपका कंसीडरेशन ड्यू हो गया, तो उस दिन से आपको टाइम लेकर चलना है। तो पहले ही आप टेबल कॉपी करिए, तब मैं आगे बढ़ूँगा और उसके आगे करूँगा। तो पहले फटाफट से ये टेबल कॉपी आप कर रहे हैं, टेबल कॉपी कर रहे हैं, पहले आप टेबल ये कॉपी कर रहे हैं, उसके बाद अपने फटाफट से इसके आगे लिखेंगे। तो मैं आपको टेबल कॉपी करने के लिए 1 मिनट का टाइम देता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट आपके पास टाइम है। तो आपने कॉपी कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि वेट टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम, हम कब से टाइम फैक्टर कंसिडर करना शुरू करें, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग या जिस दिन कब हमारा पॉइंट होगा, वो आपसे इसमें यही चीज़ आपको बताना है। इन एक्सचेंज ऑफ कैश लेकर आपका जब शेयर इशू करते हैं तो क्या होगा, इसका आंसर बताओ फटाफट से। कैश लेकर शेयर आप दे रहे हो, तो उस केस में लिखा हुआ है, ऐसे पढ़ना है, इक्विटी शेयर्स
ये कॉलन है इक्विटी शेयर्स, तो आप ऐसे पढ़ रहे हो इक्विटी शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ कैश, तो आपका होगा व्हेन कैश इज रिसीवेबल। जिस दिन आपको कैश मिल जाएगा उस डेट पर आप उस दिन से काउंट करना शुरू करेंगे, जिस दिन मिलने का डेट हो जाए, मतलब ड्यू हो जाए, रिसीवेबल हो गया, तो आप उस समय से काउंट करना शुरू कर देंगे। एज कन्वर्जन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे डिवेंचर्स कन्वर्टेबल होता है, आपका बॉन्ड्स होता है वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होता है, तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि कन्वर्ट होगा इक्विटी में और उसके बदले में कंपनी इक्विटी इशू कर रही है, तो डेट ऑफ कन्वर्जन, तो क्या हो जाएगा, इसका कब से आप कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे कब से, डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, कभी कभी क्या होता है कंपनी का ऐसा एग्रीमेंट हुआ रहता है, फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर कंपनी बोलती है कि हम जो भी इंटरेस्ट एक्रूड होगा उसके बदले में आपको पूरा इंटरेस्ट जब ड्यू हो जाएगा तो उसके बदले में मैं आपको टुवर्ड्स द एंड आपको शेयर्स दूंगा। तो डेफिनेटली ये कब होगा ये प्रोसेस, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस चलता रहे, तो बोलते हैं व्हेन इंटरेस्ट सीज टू इंक्रीज, यानी कि आपका इंटरेस्ट बढ़ना बंद हो जाए। तो व्हेन इंटरेस्ट सीज्ड, जब रुक जाए इंटरेस्ट लगना। इन सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, कभी कभी क्या होता है समझौता होता है और लाइबिलिटी के बदले में कंपनी इज बाउंड टू इशू द शेयर्स, तो वहाँ पर क्या होता है कि कब से हम काउंट करना शुरू करें, तो इफेक्टिव डेट ऑफ सेटलमेंट, इफेक्टिव डेट ऑफ सेटलमेंट, जिस दिन हमारा सेटलमेंट हुआ उस दिन से हमें लेना है। इन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एसेट, यानी कि अदर देन कैश, तो आप एसेट्स के बदले में दे रहे हैं, तो आपका ऑब्वियस है कि आप एसेट्स जिस दिन रिकॉग्नाइज करेंगे, तो व्हेन एसेट्स रिकॉग्नाइज्ड, व्हेन एसेट्स रिकॉग्नाइज्ड, जिस दिन आप अपने बुक्स में एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे उसी दिन, मान लेते हैं एसेट्स अभी बनी रहे तो थोड़ी हम एसेट्स रिकॉग्नाइज करके शेयर इशू कर देंगे या हम उसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में कंसीडर कर लेंगे, तो बिल्कुल नहीं। तो आप कब कंसीडर करेंगे, व्हेन एसेट्स रिकॉग्नाइज, जिस दिन एसेट्स रिकॉग्नाइज हो जाएगा उस दिन अपने करेंगे। अगेंस्ट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू द एंटरप्राइज, यानी कि कोई सर्विसेज रेंडर्ड कर रहा है उसके अगेंस्ट में, तो आपका यदि सर्विसेज रेंडरिंग कर दिया है तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो व्हेन सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज रेंडर्ड टू द एंटरप्राइज, बस। तो ये था आपका, यदि मान लेते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का, ऐसा टेबल बना के आपको क्या करना है, लिख देना है, आपको 1 नंबर का आंसर ये, 2 का ये, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना है एग्जाम में, आपको खाली ये डेट लिखना है कि किस दिन क्या होगा, जैसे मैंने आपको लिख के दिया था वैसे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, आप उसका नंबर लिखकर और आप अपना कंक्लूजन सामने लिखोगे कि आपके हिसाब से उसका क्या कंक्लूजन होगा, वही कंक्लूजन लिख दोगे। तो अब हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, बेसिक ईपीएस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है डायल्यूटिव एंड एंटी डायल्यूटिव। सो हेडिंग डालेंगे डायल्यूटिव ईपीएस, हेडिंग डालेंगे अपने यहाँ पर डायल्यूटिव ईपीएस, डायल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। तो डायल्यूटिव ईपीएस का मतलब क्या है कि आप कैसे निकालेंगे डायल्यूटिव ईपीएस, यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैसे आता है डायल्यूटिव ईपीएस इज इक्वल टू होता है एडजस्टेड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स
डिवाइडेड बाय दिस होल डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। जो आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होगा वो लेना है, प्लस आपको वो भी लेना है जो इसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है वो भी, तो प्लस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ही आता है उसके अंदर में पोटेंशियल इंक्लूड करके, तो आप लिखेंगे इंक्लूडिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। अब पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होता है, हम अच्छी तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस किए थे पहला दिन ही। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स वो होता है दोज हु हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू द इक्विटी शेयर्स, जिनके पास ऑप्शन है कि वो इक्विटी में कन्वर्ट करा लेंगे, उनको अपने बोलते हैं कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स में उसको कन्वर्ट कर देना है, जो कन्वर्ट होगा। अब एडजस्टेड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे आएगा, तो वो भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। एडजस्टेड अर्निंग कैसे होता है, तो एडजस्टेड अर्निंग आप कैसे निकालोगे, तो एडजस्टेड अर्निंग्स इज इक्वल्स टू होगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया था वो पैट, और पैट में आपको मालूम है आपने एडजस्ट किया था, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते थे, प्रेफरेंस डिविडेंड आप माइनस करते थे और पीडी माइनस करके जो आता था ये होता था अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब आपको माइनस या प्लस करना पड़ेगा, जनरली प्लस ही करना पड़ेगा या माइनस, जो हो माइनस प्लस जो भी हो, तो माइनस प्लस जो भी हो वो आपको करना पड़ेगा। क्या, जो आपका इंक्रीमेंटल अर्निंग हो सकता है या इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो। यानी कि यदि मान लेते हैं डिवेंचर होल्डर्स कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में, तो अब डिवेंचर इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा ना, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर एडजस्टेड अर्निंग्स। यानी कि उसे ही तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स बोल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है। अब कन्वर्टेबल डिवेंचर्स तो अभी तक वो क्या पा रहा था, डिवेंचर इंटरेस्ट पा रहा था। सिंस अब वो डिवेंचर होल्डर्स जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है अब किस में, तो वो डिवेंचर्स कन्वर्ट हो जा रहा है अब इक्विटी में, डिवेंचर्स कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। तो जैसे वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा, नो लॉन्गर कंपनी इज लायबल टू पे व्हाट, डिवेंचर इंटरेस्ट, तो डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम यदि डिवेंचर इंटरेस्ट पीएल में दिखाते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसको टैक्स शील्ड बोलते हैं, तो टैक्स बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। टैक्स बेनिफिट कैसे होता है, आप जानते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पीएल में दिखाते हैं या डिवेंचर इंटरेस्ट आप पीएल में दिखाएं, तो कंसिक्वेंटली डिवेंचर इंटरेस्ट यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप दिखाते हो तो खर्चा बढ़ा दिया, और खर्चा बढ़ा दिया तो इनकम कम हो गया, और इनकम कम हो गया तो आपको टैक्स इंपैक्ट, आपको उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा कि यदि हम लोग उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे कर देते हैं तो वो बन जाता है एडजस्टेड अर्निंग्स। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे यहाँ पर क्या, डिवेंचर इंटरेस्ट। तो अभी डिवेंचर इंटरेस्ट क्या होगा, प्लस, क्योंकि डिवेंचर इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, लेकिन टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा क्योंकि आप डिवेंचर इंटरेस्ट खर्चा नहीं दिखाएंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच टैक्स का खर्चा बढ़ जाएगा। तो आपका इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो डिवेंचर इंटरेस्ट और माइनस हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से पता है क्या चीज़ का, तो टैक्स सिल्ड या टैक्स ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट। तो ये एडजस्टेड अर्निंग्स कहलाता है। ये एक एग्जांपल है, कोई ये ऐसा फुल एंड फाइनल लिस्ट नहीं है, आपका मैंने एक एग्जांपल दिया। यदि मान लेते हैं कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स बेनिफिट थोड़ी मिलता है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड यदि प्रेफरेंस शेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी, तो उस केस में तो अपने को प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ना वो देना नहीं पड़ेगा, तो केवल प्रेफरेंस डिविडेंड को ऐड बैक करेंगे, तो वही आपका अर्निंग अवेलेबल टू द क्या आ जाएगा, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड सॉरी माइनस ही नहीं करेंगे, तो जो पैट होगा वही आपका अवेलेबल हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो एडजस्टेड अर्निंग्स आप ऐसे निकालते हो। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जैसे निकालते थे वैसे ही निकलेगा। हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, उसके थ्रू ये समझेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। तो आप हेड एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना शेयर्स है तो अपने लिख दे रहे हैं से 10 लाख इक्विटी शेयर्स
एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। डिवेंचर्स है अपने पास 1 लाख डिवेंचर्स, 1 लाख 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। Convertible due for conversion, ठीक है ना, on 1 जुलाई 2019 ड्यू फॉर कन्वर्जन। अच्छा बिगनिंग ही ले लो, नहीं तो फिर आपका पूरा ईयर ले लो। ड्यू फॉर कन्वर्जन ऑन 31 मार्च 20, 31 मार्च 20, ठीक है ना। तो ड्यू फॉर कन्वर्जन ऑन 31 मार्च 20, क्लियर है। ये आपने कन्वर्टेबल ही रखते हैं ना, ड्यू फॉर कन्वर्जन into 5 lakh equity shares of ₹10 each, of ₹10 each, ठीक है। तो कन्वर्ट हो जाएगा 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। टैक्स rate applicable to the entity is 30%, ठीक है। calculate basic EPS and calculate basic EPS and dilutive EPS। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि कहीं एंटी डायल्यूटिव ना हो जाए, तो ये 5 लाख जो इक्विटी शेयर्स है ना, कि 1 लाख डिवेंचर्स 5 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली अपने उस केस में अच्छा रहने देते हैं, देखते हैं, प्रॉफिट बढ़ाते हैं। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटिव ईपीएस विथ when profit after tax, calculate EPS and basic EPS and dilutive EPS when profit after tax is ₹50 lakhs, 50 लाख है, ठीक है। 50 लाख रुपए प्रॉफिट है। अभी हम लोग आएंगे यहाँ पर, यदि हमें अल्टीमेटली इसका क्या निकालना पड़े, तो बोलते हैं अब हमें निकालना है बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटिव ईपीएस हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे बेसिक ईपीएस, जो जानते हैं वही, तो आप सॉल्यूशन करेंगे एंड यू विल कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। तो आप लिखेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू, कैसे आता है, तो आप जानते हैं कि अर्निंग जो है आपका उस समय पोटेंशियल, ये कन्वर्जन वाला जो होगा उस इंस्ट्रूमेंट को कंसिडर ही नहीं करना है। तो बेसिक ईपीएस आपका क्या होगा, तो बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स divided by weighted average number of equity shares, weighted average number of shares। तो यहाँ पर आपका weighted average number of shares, तो शुरू से लेके लास्ट तक कोई चेंजेस तो है नहीं, तो आपका weighted average number of shares तो वही 10 लाख शेयर्स ही रह जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट इज 50 lakhs, 50 लाख का आपका प्रॉफिट है, और डिवाइडेड बाई दिस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपका 10 लाख शेयर्स है,
तो पर आपका प्रॉफिट आ गया पर शेयर ₹5। एक शेयर पर आपका बेसिक ईपीएस आया 5 रुपये, अर्निंग होता है एक शेयर के लिए, ये निकल कर आया। अभी हम लोगों को निकालना है डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर, तो डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू होता है एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है ना, एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपका एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो हो जाएगा, एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब आप देखिए यहाँ पर, तो यदि हम लोग देखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होगा, तो कंपनी का पहले 50 लाख प्रॉफिट हो रहा था और आगे जाते हुए जब ये डिवेंचर होल्डर्स यदि कन्वर्ट हो जाएगा किस में, यदि डिवेंचर्स कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में, यदि डिवेंचर्स कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में, तो कंपनी को अल्टीमेटली ये इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो कितने का डिवेंचर इंटरेस्ट है वो देख लीजिए। तो 1 लाख डिवेंचर्स है और 1 लाख इंटू अपने 10% करते हैं, 100 रुपये करते हैं, तो टोटल 100 लाख हो जाता है। 100 लाख के ऊपर 10% करते हैं तो 100 लाख 100 लैक्स का आपका 10% 10 लैक्स होगा। तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर डिवेंचर इंटरेस्ट अब नहीं देना पड़ेगा 10 लाख। डिवेंचर इंटरेस्ट अब आपको नहीं देना पड़ेगा, कितना, 10 लाख। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये आपका क्या है, तो ये डिवेंचर इंटरेस्ट के लिए है, आपको अब नहीं देना पड़ेगा 10 लाख। लेकिन जैसे ही आप डिवेंचर बिकम्स द शेयर होल्डर्स जैसे ही बन जाएगा वो, तो उस केस में जो अभी तक आप डिवेंचर इंटरेस्ट पीएल में दिखाकर टैक्स बेनिफिट ले रहे थे, तो जैसे ही आप डिवेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हटा देंगे, मतलब मान लो कि ये डिवेंचर ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाए क्योंकि कन्वर्टेबल है, तो उस केस में जैसे ही आप डिवेंचर हटा देंगे, तो डिवेंचर इंटरेस्ट हटा देंगे तो कंसिक्वेंटली क्या हो जाएगा, तो बोलते हैं कि आपका टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा। कितने से, बोला 10 लाख से। और इस 10 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना, मतलब टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स कितना आएगा आपका, सो 30% आपका आएगा 3 लाख रुपए। तो आपको अब 3 लाख रुपए टैक्स का खर्चा देना पड़ेगा। तो ये आप यहाँ पर माइनस करोगे कि भैया मेरे को अब 3 लाख का खर्चा बढ़ जाएगा। 10 लाख का बचत हुआ, बट 3 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट जो मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। तो जैसे ही ये डिवेंचर होल्डर्स यदि इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, तो कंपनी का नेट फ़ायदा 7 लाख रुपए का है। लेकिन कंपनी का ऑब्लिगेशन लाइबिलिटीज़ एज ए इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस जगह पर आपका अल्टीमेटली ये जो आया रिज़ल्ट, ये क्या चीज़ के लिए रिज़ल्ट है, तो यू मे राइट कि ये जो रिज़ल्ट है वो है आपका अल्टीमेटली, तो ये रिज़ल्ट हो रहा है आपका टैक्स ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट, टैक्स ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट, टैक्स ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट 3 लाख रुपए। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक से समझ लीजिए। 10 डिवेंचर होल्डर्स, यदि ऐसा मान लो कि ये से इक्विटी शेयर होल्डर्स बन गया, तो यदि ये डिवेंचर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स बन गया, एकदम बिगिनिंग में ही आपने मान लो बना लिया, तो ये 10 लाख मुझे डिवेंचर इंटरेस्ट जो हम पीएल में दिखा रहे थे अब नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो खुशी की बात है कि डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं देने से आपका फ़ायदा हुआ, आप डिवेंचर इंटरेस्ट को एज ए अपना प्रॉफिट बढ़ा लिए। लेकिन जैसे ही डिवेंचर इंटरेस्ट बढ़ाए, तो बढ़े हुए इनकम के ऊपर 10 लाख का इनकम बढ़ गया, तो उसके ऊपर सरकार टैक्स लेने को आ जाएगी, तो 3 लाख का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो 3 लाख अपने यहाँ से माइनस कर दिए, तो 3 लाख माइनस करेंगे तो -3 लाख किए, तो रिज़ल्ट कितने का आ गया वो आप देख लीजिए। तो रिज़ल्ट आपका हो गया कि 7 लाख से आपको नेट फ़ायदा हुआ। और नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास पहले से, आपके पास इक्विटी 10 लाख शेयर्स है, आपके पास पहले से इक्विटी शेयर्स कितना है 10 लाख, और 1 लाख और आपको इशू करना पड़ जाएगा कि 5 लाख इशू करना पड़ रहा है, तो 5 लाख और इक्विटी शेयर इशू करना पड़ जाएगा। तो 10 लाख और 5 लाख टोटल आपके पास 15 लाख हो गया नंबर ऑफ़ शेयर्स। अभी यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स आपका यहाँ पर आ जाएगा 57 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख, तो आपका
3.8, 3.80 रुपये। पहले कितना आ रहा था? तो पहले बेसिक आया था 5, अभी आपका बेसिक डाइल्यूटिव हो गया 3.8। तो ये डाइल्यूटिव ऑप्शन है, ये डाइल्यूटिव आपका डिवेंचर से। क्यों डाइल्यूटिव कब होता है? तो बोलते हैं कि जब अपने पोटेंशियल शेयर्स को कंसिडर करने के बाद यदि मेरा बेसिक ईपीएस गिर जाए, नीचे की तरफ जाए, तो उसे डाइल्यूटिव बोलते हैं। और यदि ये ऊपर की तरफ जाए तो उसको एंटी डाइल्यूटिव बोलते हैं, फिर वो रिपोर्ट नहीं किया जाता है। हमें हमेशा डाइल्यूटिव रिपोर्ट करना पड़ता है, एंटी डाइल्यूटिव रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है। हमें यदि बढ़ जाए तो उसे नहीं दिखाना है, बट घट जाए तो उसे दिखाना है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो आपका पोटेंशियल शेयर्स होते हैं, इसी को बोलते हैं डिवेंचर्स को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पोटेंशियल शेयर्स, बीच में आप लिख रहे हैं पोटेंशियल शेयर्स। और पोटेंशियल शेयर्स में आपका 2 कैटेगरीज हो जाएगा। पोटेंशियल शेयर्स क्या क्या होता है हम लोग पहले भी लिखे हैं, बट फिर भी अभी एक बार यहाँ पर मार्क कर देते हैं कि पोटेंशियल में क्या क्या आ जाएगा आपका। तो पोटेंशियल में आ जाएगा आपका कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इसके अंदर में आ जाएगा आपका शेयर वारंट्स, शेयर वारंट्स हो जाता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ईसॉस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में जो शेयर्स होते हैं वो। तो ये सारे पोटेंशियल आपके हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होता है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे आपके पोटेंशियल शेयर्स में आ जाते हैं। अब इसमें 2 कैटेगरीज होता है पोटेंशियल में, डाइल्यूटिव एंड नॉन डाइल्यूटिव। तो आप यहाँ से बना देंगे क्या, डाइल्यूटिव एंड नॉन डाइल्यूटिव। तो इसके अंदर में आपका 2 एरो निकल जाएगा, एक हो जाएगा आपका डाइल्यूटिव और दूसरा होगा आपका नॉन डाइल्यूटिव, नॉन डाइल्यूटिव। ठीक है, डाइल्यूटिव एंड नॉन डाइल्यूटिव। तो चलिए, डाइल्यूटिव किसको बोलते हैं कि डाइल्यूटिव वो होगा जो आपका ईपीएस को नीचे की तरफ ले जाए, उसको अपने डाइल्यूटिव बोलेंगे। ठीक है, डाइल्यूटिव किसको बोल रहे हैं, जो आपका ईपीएस को नीचे की तरफ ले जाए। समझ गए? तो चलिए यहाँ पर अभी अपने ऐसे बना देंगे, और लिखेंगे डाइल्यूटिव एंड एंटी डाइल्यूटिव। एंटी डाइल्यूटिव, डाइल्यूटिव शुड बी रिपोर्टेड, reported not to be reported। इसका मतलब है हमें डाइल्यूटिव तो रिपोर्ट करना है, बट एंटी डाइल्यूटिव को रिपोर्ट नहीं करना है। मतलब यदि नीचे ईपीएस नीचे की तरफ गिरता है तो डाइल्यूटिव रिपोर्टेड, मतलब क्या हो गया, डाइल्यूटिव कब होता है, तो when basic EPS fall, basic EPS fall after considering potential shares, potential instrument, यानी कि पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कंसिडर करने के बाद यदि बेसिक ईपीएस फॉल करता है तो वो आपका कहलाता है डाइल्यूटिव। तो यहाँ पे डाइल्यूटिव का भी डेफिनेशन हो गया, और यदि वो फॉल करता है तो रिपोर्ट करना है। एंटी डाइल्यूटिव का मतलब होता है फॉल नहीं करता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है,
तो उसे अपने को रिपोर्ट नहीं करना है। ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोगों को अभी हम लोग करेंगे एक एग्जाम्पल में, जो हम लोग कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल डिवेंचर्स का कर लिए। अभी आप शेयर ऑप्शन जो होता है, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो होता है, वो तो अपने जानते हैं कि अच्छी तरीके से कि वो डायल्यूटिव ही होता है, क्योंकि अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में यदि मान लेते हैं कि उन्हें शेयर्स दिया जाएगा तो कंपनी को बदले में क्या कॉस्ट सेविंग होने वाला है, तो कोई कॉस्ट सेविंग से नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग कोई उनको इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर्स कन्वर्ट होता है तो उस केस में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे रहे होते हैं, तो वो हमें नहीं देना पड़ेगा, इसलिए हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ता है। और यदि अपने इक्विटी को प्रेफरेंस के बाद वैसे डिवेंचर्स को अपने नहीं देंगे, शेयर्स नहीं, डिवेंचर्स को अपने कन्वर्ट कर देंगे, तो बदले में क्या हो जाएगा, मुझे डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये पोटेंशियल में आ गया। शेयर ऑप्शन भी पोटेंशियल होता है। अब अपने उस सिचुएशन को बात करने जा रहे हैं जहां पर मल्टीपल हो और हमें एक एक करके इनकॉर्पोरेट करना पड़े। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी के पास पोटेंशियल शेयर्स में ईसॉस भी है, कंपनी के पास पोटेंशियल शेयर्स में आपका प्रेफरेंस शेयर्स भी है, आपका डिवेंचर्स भी है। तो बोलते हैं कि पहले हम किसको मतलब मर्ज करेंगे, यानी कि सबको एक एक करके मर्ज करना होगा। ऐसा नहीं होता कि सबको एक साथ मिला दो और सारा ऑप्शन को एक साथ कंसीडर कर लो और एक बार में लास्ट में बोलो डायल्यूटिव या नॉन डायल्यूटिव। नहीं, आपको 1 बाय 1 मर्ज करना पड़ेगा। यानी पहले आपको वो इनकम को मर्ज करना, मतलब उस ऑप्शन को मर्ज करना पड़ेगा जो ज़्यादा डायल्यूटिव है। मोस्ट डायल्यूटिव को फर्स्ट ऐड करना पड़ता है एंड वैसे ही उसी सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में फिर अरेंज करना पड़ता है। और रैंकिंग दे देंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि पहले किसको मर्ज करें, फिर सेकेंड में कौन जाएगा और थर्ड में कौन जाएगा। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको तभी समझ में आएगा जब अपने क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे इसके ऊपर। तो एक एग्जाम्पल अपने करने जा रहे हैं। जब अपने हेडिंग डाल देते हैं व्हेन देयर वर more than one potential instrument, when there were more than one potential instruments। ये हम लोग का लास्ट डिस्कशन है, इसके बाद तो सम्स ही करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज कवर्ड एक्सेप्ट दिस। अभी जो हम लोग का ये पार्ट है, तो इसका मतलब है इसके बाद हम लोग को सम्स कर लेना है। और सम्स बेसिक जो हम लोग एग्जाम्पल लेके किए हैं उसके बाहर कुछ आता नहीं है, तो सम्स भी सारा हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अपने ये वाला पार्ट कर लेते हैं, व्हेन देयर वर मोर देन वन पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना। तो यदि एक से ज़्यादा पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा तो आपको फिर कैसे आगे बढ़ना है।